तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर हुई सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कई फटकार हुकूमत को लगाई और ये कहा कि जब वर्क फ्रॉम होम में बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं तो फिर बच्चों को स्कूल क्यों भेजा गया, बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया। अदालत ने कहा कि मरकज और दिल्ली हुकूमत को आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए। इसके लिए मंसूबा साजी करने के लिए 24 घंटों की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि हमारे कंधे पर रखकर आप बंदूक नहीं चला सकते, आपको इकदाम करने होंगे। अदालत ने कहा कि बढ़ती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च किए जा रहे हैं, अमली नमूना पेश नहीं किया जा रहा है। तो जिस तरीके से गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार आलूदगी बढ़ती जा रही है, लोगों को इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी सख्त नजर आ रहा है क्योंकि परेशानी बड़ी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज फिर समाअत हुई और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो सख्त नजर आया और का डेडलाइन भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम उठा लें? अरे तो तुम भरते रहो। तो आपको बता दें, हम अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से इस वक्त जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इससे पहले 29 नवंबर को भी समाअत हुई थी जिसमें भी हुकूमत को फटकार लगाई गई थी। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, बताइएगा, आज की समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया और इसकी जरूरत भी है। सुशील, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। हाँ सुशील, आज भी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया और यहाँ तक कि हुकूमत को डेडलाइन भी सुना दी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के दौरान निश्चित रूप से नाराजगी आज सुप्रीम कोर्ट ने सफर जताई, केंद्र सरकार पर भी जताई और साथ ही साथ दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा सभी राज्यों पर फिलहाल ये नाराजगी जताई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए दो टूक ये भी कहा कि जो स्कूल्स खोले गए हैं बच्चों को लेकर उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक और दिल्ली सरकार जो बड़े हैं उनको तो वर्क फ्रॉम होम दे रही है लेकिन जो बच्चे हैं वो सड़कों पर सुबह नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है और ऐसे में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार क्या करना चाह रही है ये फिलहाल अदालत से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दो टूक ये भी कहा कि जिस तरह दिल्ली सरकार काम कर रही है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार के ऊपर एक अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा जो उनके कार्य को देखे, क्योंकि अदालत की जो आदेश था उसकी अनुपालना वो नहीं की है और इसी मामले पे फिलहाल ये नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाहिर की गई है। बहरहाल अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की तरफ से कहा कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और जल्द ही एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम नए हलफनामों को देखें और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का समय फिलहाल केंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली सरकार को दिया है और ये कहा है कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर आपातकालीन जैसी स्थिति में बदल रहा है ऐसे में सरकारें ठोस कदम उठाएं। कल फिर सुप्रीम कोर्ट 10 बजे दोबारा सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि कल जो सुनवाई होगी उस सुनवाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और तमाम जो राज्य सरकारें हैं साहिबा उनकी तरफ से क्या कार्य योजना दाखिल की जाती है। जी बिल्कुल, वहीं ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप हमारे कंधे पर बंदूक नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे में इकदाम करने की जरूरत है। वहीं जो भी इकदाम रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए थे क्या वो दोबारा से कर सकती है हुकूमत? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली में ऐसे ही रहा तो निश्चित रूप से जो भी लगाम फिलहाल लगाए गए थे या अभी जो भी रोक टोक फिलहाल सरकारों के द्वारा लगाया गया था वो बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी संकेत दिया है कि अगर सरकारों के द्वारा काम उनके हिसाब से नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक टास्क फोर्स नियुक्त करेगा जिसके पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए कोई भी फैसला ले।
तो कल की सुनवाई साहिबा बेहद अहम होगी और बेहद खास इसलिए होगी कि आखिर सरकारों के द्वारा जो कदम नहीं उठाया गया है उसको लेकर आखिर सरकार अब क्या नया कार्य योजना प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखती है। बिल्कुल, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 24 घंटे का वक्त दिया गया है। तो ऐसे में सुशील, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ आकर इस मामले पर बातचीत करेंगी इसी दौरान? जी देखिए, निश्चित रूप से अब कोई चारा भी फिलहाल न केंद्र सरकार के पास है न दिल्ली सरकार के पास है। हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बता दिया है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, लेकिन जमीन पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और इसीलिए नाराजगी चीफ जस्टिस की तरफ से है कि आखिर सरकारें जो हैं वो बार बार ये कहती हैं कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए एक उचित कदम उठाती हैं, और अगर वो कदम उठा भी रही हैं तो फिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। तो बहरहाल अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई जब करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल, तो ऐसे में दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मुत्तहिद होने की जरूरत है और बेहतर इक़दामात की तरफ बढ़ना होगा। और कल इस मामले को लेकर समाअत होगी, उस पर भी नजर बनी रहेगी। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राज्यसभा के अरकान की मुअत्तली के हवाले से खबर की। जी हां, अपोजिशन पार्टियों की तरफ से गांधी जी के मुजस्समे के सामने लगातार एहतजाज किया जा रहा है। आज एहतजाज का चौथा दिन है और आज सियाह पट्टी बांधकर अपोजिशन पार्टी ने एहतजाज किया। वहीं जो कार्रवाई वेंकैया नायडू की तरफ से की गई है उसको जमहूरियत के खिलाफ अपोजिशन अब बता रही है। तो इसी को लेकर वेंकैया नायडू का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक कई बार, तकरीबन 11 बार इस तरीके का फैसला लिया जा चुका है, तो ऐसे में ये गैर जमहूरी कैसे हो सकता है, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये मुअत्तली का पहला मामला नहीं है। 1962 से 2011 तक 11 मौकों पर अरकान की मुअत्तली के फैसले किए गए हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या सारे फैसले गैर जमहूरी हैं, मुअत्तली क्यों हुई, इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा जा रहा है। तो क्या कुछ वेंकैया नायडू ने कहा, ये सुनते हैं। All of them were undemocratic to a motion moved by the government of the day. Were all of them were undemocratic? If so, why it was resorted? तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि राज्यसभा के अरकान की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज जारी है। आज चौथा दिन है। रोज सुबह से लेकर शाम तक अपोजिशन पार्टी इस फैसले को लेकर एहतजाज करती हैं और आज का दिन खास इसलिए रहा क्योंकि सियाह पट्टी बांधकर अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाज किया। वहीं उनका ये भी कहना था कि वो सियाह पट्टी और सियाह मास्क के साथ ही पार्लियामेंट में जाएंगे। अपोजिशन जमातें राज्यसभा चेयरपर्सन से मुअत्तली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। ख्याल रहे कि राज्यसभा चेयरपर्सन ने मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसला ज़वाबित के मुताबिक ही किया गया है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले ही दिन से पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में हंगामा बरपा है। Black band also. The government has butchered the Indian democracy in protest against that. We are wearing this band badge and also the black mask. We will be wearing black mask and black band in the house also. And till the suspension is revoked, we will continue to wear this black. That's a token of our protest. It is clearly a protest against the activities and action taken by the government against our 12 members of parliament in Rajya Sabha. Violating all the procedure and parliamentary norms, government has suspended 12 members of Rajya Sabha. The day one onwards, we are requesting for a revoke of the suspension. The government is not doing it. We are protesting for democracy. हम सांसदों को सस्पेंड किया है बिना कोई कारण बताए, बिना कोई रीजनिंग के, तो ये तो सीधा प्रजातंत्र का माखौल उड़ रहा है, संविधान का माखौल उड़ रहा है। संविधान नाम की कोई चीज नहीं रही है जिस तरह से ये सरकार चल रही है। ऑटोक्रेसी थोड़ी ही है, देश में तो जमहूरियत है। Black march we have taken in protest. This is a black day. The entire Modi government has brought black day to the democracy of India, to the country, to the parliament also. So therefore, to symbolize it, we have taken black mask, black badges, all this.
अपोजिशन के एहतजाज पर नासिर हुसैन का कहना है कि हमारा एहतजाज गैर कानूनी नहीं है, एहतजाज में कई एक मसले शामिल हैं। राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से बात करते हैं। सर, 3 दिन हो गए आप लोगों को निलंबित हुए, क्या कार्यक्रम आप लोग आज का? सरकार तो ये कह रही है कि अगर आप लोग माफी मांग लेंगे तो जो सस्पेंशन वो रिवोक हो जाएगा। माफी किस चीज़ के लिए मांगे? सदन के अंदर किसानों के मुद्दे उठाने के लिए, किसानों का वो किसान बिल के बारे में बात करवाने की मांग करने वाले लिए, देश की सुरक्षा जो चाइनीज़ इंट्रूशन हुआ था उसकी हम जो है बहस की बात कर रहे थे। हम जो बढ़ते हुए एसेंशियल कमोडिटीज़ की दाम की बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल और गैस के बारे में जो फ्यूल हाइक था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन चाह रहे थे। हम पेगासी जो स्नूपिंग हो रहा था, हर के आपके भी हो सकता है कि आपके भी जो है पत्रकारों के सारे फ़ोन्स में स्नूपिंग हो रहा होगा, तो हम उसी जांच की मांग कर रहे थे। ये सब जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उठाने के लिए या उसकी बहस की मांग करने के लिए हम माफ़ी मांगे, एक। और दूसरी जो है, ये जितनी भी घटनाएं चल रहे हैं राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार का अहंकारी रवैया जो है ये कारण है। आखिरी सवाल है, तो गतिरोध कब तक जारी रहेगा फिर? जब तक ये सस्पेंशन रिवोक ना करें। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो ने सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सीरियस कहाँ हूँ? अच्छा, ये बताइए कि पता चला है कि आपने रामलीला में भी कई किरदार किए हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक्चुअली। हम लोग जब मैं अपने गांव में था तो रामलीला होती थी हमारे यहाँ पे, और मेरा एक दोस्त था जो राम का पाठ करता था रामलीला में, और मेरा बैचमेट ही था वो। उसकी बड़ी इज्जत होती थी रामलीला में किरदार करने की वजह से। हाँ, क्योंकि भगवान राम का रोल करते थे, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। और वो मेरे पास में बैठता था, मैं हमेशा उसको निहारता रहता था क्योंकि सब लोग उसको इज्जत देते थे, और मैं इंस्पायर था उससे बहुत बुरी तरीके से, फैसिनेट करता था मुझे वो। मैंने यार इंसान तो होना चाहिए ये जैसे मदन है, मैं लाइफ में ना मदन जैसा होना चाहता हूँ, ऐसा था मदन जैसा। हाँ, क्योंकि सब लोग उसको बड़े चाव से देखते थे, और उसके जेस्चर पोस्चर भी बड़े सॉफ्ट से होते थे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, उस तरह के हो गए थे पाठ करते करते। मतलब भगवान राम को उन्होंने आत्मसात कर लिया, तो कि सालों सालों से वही कर रहा था वो। तो मैंने उसको बोला अपने दोस्त को, यार अगर छोटा मोटा भी कोई रोल है तो वानर सेना में भी अगर है तो मुझे दिलवा दे, मैं करना चाहता हूँ। 1-2 बार किया, फिर ख्वाहिश हुई थोड़ा सा और उससे बड़ा करूं, बट फिर वहां से मैं अपने गांव से निकल चुका था तब तक। तो वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ले गई, शायद वही एक ऐसी वही ख्वाहिश, वो चीज थी। तो अब तो मदन सोचते होंगे कि काश वो आपको निहारते होंगे, कहाँ है मदन? मदन से अब कोई इंटरेक्शन है? मैं कई बार गया अपने गांव में, वो पता नहीं कहाँ है, शायद कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं। मदन इतने फैसिनेट हो गए कि आपका सामना भी नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे ख्याल से कहीं काम वाम कर रहे होंगे वो। मैं जब भी जाता हूँ अपने गाँव में उनको जरूर पूछता हूँ कि कहाँ है मदन। देश में एक स्लोगन 2014 के बाद बहुत पॉपुलर हुआ, पॉलिटिकल स्लोगन, चौकीदार वाला। नवाज जी हमारे साथ हैं। नवाज जी चौकीदार भी रह चुके हैं आप, क्या किस्सा है वो? एक्चुअली मैं थिएटर जो करता था ना पहले, जो अमेशर ग्रुप में था, वहाँ पैसा वैसा तो मिलता नहीं था, और मुझे शौक था प्ले करने का, तो मैंने यहीं पे दिल्ली में नोएडा में ये जॉब किया ताकि मैं रह सकूँ यहाँ पे, कुछ पैसा वैसा भी हो, और अपने शौक भी पूरे कर सकूँ थिएटर के, इसलिए किया। तो फिर उसके बाद वो छोड़नी पड़ गई नौकरी? जी, वो छोड़नी पड़ गई थी नौकरी फिर? हाँ, वो छोड़नी पड़ गई क्योंकि उसके बाद मैं एनएसडी में आ गया था, और वहाँ पे खाना वाना मिलता है, हॉस्टल मिलता है, सारी चीजें, तो फिर क्या जरूरत थी। आप इकलौते इंडस्ट्री के एक्टर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय 17 अवार्ड मिल चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कैसे कर लेते हैं आप? जी, 17 अवार्ड कैसा लगता है जब इस बारे में सोचते हैं? मैंने गिने नहीं, सच बताऊं मैं आपको कि कितने मिल चुके, बट ये है अच्छा लगता है, इसलिए इतने सारे मिल गए हैं तो गिनने की गुंजाइश कहाँ बच जाती है? बड़े कलाकार के लिए अब क्या गिनना है? वैसा नहीं, बट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जिस तरह की चॉइस मेरी है, पहले मुझे डर लगता था कि मैं जो चॉइस कर रहा हूँ पता नहीं वो बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या नहीं, बट अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मैं अपनी मर्जी का ही काम करूंगा, जो करता आ रहा था उसी तरीके का काम करूंगा।
जिसकी वजह से ये इस तरह के अवार्ड या फेस्टिवल्स में जाती है फिल्में, और मुझे अच्छा लगता है और यही मेरी चॉइस है। अच्छा ये बताइए, आपने रामलीला की, आपने फिल्में की, अब आप एक प्राइवेट एल्बम में भी नजर आ रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे दूसरे लोगों के लिए? नहीं, मैं या सब कुछ करूंगा। कर लेंगे? ये एक्चुअली जब हम लोग थिएटर कर रहे थे उसमें हर तरह का प्ले किया जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं आप, संस्कृत प्ले भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, पारसी थिएटर भी कर रहे हैं, म्यूजिकल प्ले भी कर रहे हैं, तो तब की आदत है वो, मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोई कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ या कोई आर्ट फिल्म टाइप कर रहा हूँ, सो कॉल्ड जो आर्ट फिल्म बोलते हैं, उस तरह की फिल्म कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, चूंकि नवाजुद्दीन को हमने इंट्रोड्यूस भी उसी तरह से किया है कि इंटरनेशनल नवाब, और इन इंटरनेशनल जो कि ग्लोबल हो चुके हैं, उनसे ऑडियंस भी सवाल पूछना चाहते हैं। और अरुण है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मैं यहाँ हूँ जी। एक तो पहली बात तो ये प्रीति कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई भी एक्टर एक्टिंग के रेंज से जाना जाता है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाहिद ऐसे एक्टर हैं कि जो गोल्फ भी खेल लेते हैं, जो हाई सोसाइटी का खेल है, और चड्डी भी बेच लेते हैं। तो इनकी जैसी रेंज है वैसे ही यहाँ पर उनसे सवाल पूछने वालों की भी रेंज है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, जरा सबसे पहले युवा वर्ग से शुरू करते हैं। क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि जिस शख्सियत से आपकी इंडस्ट्री किनारा कर रही है, आप उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, टीकू वेट शेरू, आपकी हमने पिक्चर का पोस्टर देखा, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कंगना के साथ काम करने का, और कंगना की पर्सनालिटी को लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं एक एक्टर हूं और मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी, और जो कंगना है वो बहुत कमाल की प्रोड्यूसर भी हैं, और वो सेट पे रहती हैं हमेशा, और जो वो छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं तो उससे मेरा कैरेक्टर इन्हांस हो रहा है। मैं बाकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या है, वो किस तरीके उनके ख्यालात हैं, मुझे उससे इतना कोई ख़ास सरोकार नहीं, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मुझे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट का एक कनेक्शन है उनसे मेरा। दैट्स इट। बात करेंगे कोरोना के आदादोशुमार के हवाले से खबर की। जी हां, वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में आज 9,765 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में अमवात की बात करें तो 477 अमवात दर्ज की गई हैं। वहीं एक्टिव मामले अब कोरोना के 1 लाख से कम हो गए हैं, और आपको बताएं कि इस दौरान 8,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बढ़ने के पेश नज़र कई मुल्कों ने बूस्टर डोज को लाजमी करार दिया है। इसी मामले को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रुजू किया है। इस मामले को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि उसके पास वाफिर मिकदार में कोविशील्ड की डोजेज हैं, और SII ने कोविशील्ड को बतौर बूस्टर डोज इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है। कंपनी का दावा है कि उसके पास कोविशील्ड वाफिर तादाद में है। फिलहाल मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट को ये जानकारी दी है कि माहिरीन बूस्टर डोज के हवाले से साइंसी शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। उधर कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल समेत मुख्तलिफ रियासतों ने ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र बूस्टर की ज़रूरत पर जोर दिया है। किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तहरीक लगातार जारी है और जारी रहेगी, और हुकूमत की तरफ से जो भी कहा जा रहा है वो सही नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही हैं, और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तहरीक का फाइनल मैच चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, कल आपने बयान जारी किया है कि अपने अपने बॉर्डर संभालिए, फाइनल मैच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये अंतिम अवसर है अब किसान आंदोलन समाप्त होने का? समाप्त कहाँ हो रहा, सरकार का है अंतिम अवसर। ये तो आगे की लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। लंबी लड़ाई है भाई, लंबी। देखो, जब तक सरकार रास्ता नहीं देती कुछ, सरकार सीधी बात करे, ये बाया अधिकारी बात ना करे कि अधिकारी बात कर रहे और वे फिर अधिकारी मिलते नहीं किसी को। जो सिंगू बॉर्डर पर 3 दिन से जो घटना चल रही, सरकार को बात करनी है तो सीधी बात करें, अधिकारियों को बीच में ना ले। कल भी देखा गया कि बैठक रद्द हो गई, कल बैठक होने वाली थी, अब 4 तारीख की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निगाह टिकी रहनी चाहिए, गांव के लोग तैयार रहे, आंदोलन लंबा चलेगा अभी,
ये आंदोलन इस महीने तो चले ही चलेगा और बस जनवरी में चलेगा, फिर तो फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे बस। फिर तो जैसा कि सरकार कहती थी 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आप भी उसी बात को रख रहे हैं कि 2022 में हम पूछेंगे कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो जाएगी? कैसे क्या दुगनी तो हो ही जाएगी, फिर क्या पूछना भाई, फिर क्या पूछना, फिर तो आमदनी दुगनी हो ही जाएगी, हम उसमें भी फिर पूछेंगे, फिर तो लेंगे दुगने रेट। कहीं ना कहीं हम माने कि एक नया आंदोलन फिर निकल कर सामने डिमांड आ जाएगी ना, नहीं आ जाएगी। अच्छा, आज पश्चिम यूपी में गृह मंत्री अमित शाह भी है और योगी आदित्यनाथ भी। पश्चिम यूपी में भी आप बड़ा चेहरा है किसान आंदोलन की। अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन की, तो किस तरीके से उसे देखते हैं? और जाना चाहे भाई, इनको सबको जाना चाहिए भाई। ये गांव में नहीं जाएंगे तो गांव के लोग इनसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? जो सारे गांव के प्रधान जब बुला रखे आज सहारनपुर में, चिट्ठी देकर बुलवा रहे, तो भाई जो गांव का प्रधान जाएगा वो जाकर देख भी आइयो कि विकास कितना हो रहा। मेरे गांव के लोग मेरे से पूछते हैं कि गन्ने के भुगतान का क्या रहा, पैडी के रेट का क्या रहा, जो फसलों का रेट है उसका क्या रहा, बिजली भी बहुत महंगी है, तो ये भी गांव के लोग पूछते हैं। विपक्ष है वह भी किसानों की बात कर रहा है। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी है, यहीं सहारनपुर की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह है, तो वह भी यही कह रहे हैं कि भाजपा कल भी किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के साथ। हाँ, तो किसान इनके दिमाग में से नहीं निकलना चाहिए, यही तो आंदोलन की खासियत है भाई। किसान यही तो चाहता है कि सरकार के विपक्ष के दिमाग में से किसान, गांव, गरीब, आदिवासी ना निकले, इसलिए भाजपा भी किसान ट्रैक्टर रैली अधिकतर ट्रैक्टर रैली निकाल रही, 10-10 साल पुराना ट्रैक्टर चला रही, निकाल रही। राकेश जी, आखिरी सवाल, 4 तारीख की फिर एक बात कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है, तो उसमें क्या निकलकर नया सामने आने वाला है? आएगा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा, इसकी तैयारी करो, अफवाह में ना जाए। रियल हकीकत में जहां किसानों को 12 महीने हो गए, एक महीने के आगे के प्रोग्राम देते रहे हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत थे। 4 तारीख की बैठक अहम है और अफवाह पर ध्यान न दें, आंदोलन लगातार लंबा चलता रहेगा। रोहित सिंह, न्यूज 18 किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। तो न्यूज रूम लाइव से खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।